तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 10 यिन एंड यांग के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में गाबी मारू तामिया गन तेंसु और उसकी इन्वर्टर फूची गन कांटेक्ट करता है। तो तामिर गाइमर दोनों इंजर्ड थी, बट फिर भी वो दोनों फाइट करने को तैयार थी, लेकिन फूची उन दो को रोक लेता एज उनकी फ़ाइट यूजलेस और मीनिंगलेस थी। और साथ में अभी उनके पास में इतना टाइम भी नहीं था एज अभी वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहती थी, और इसके लिए फूची का भी मारू को टॉर्चर करने को भी तैयार था। तब गाइमारू सोच रहा था कि उन दोनों से अकेले कैसे फाइट कर सकता है, बट तभी उसे याद आता कि तेंसन को वो अकेले बीट नहीं कर सकता। तो अपने टैक्टिक्स को चेंज करने का डिसाइड करता है और अपने घुटनों पे बैठ के उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें साथ में काम करना चाहिए। और इस बार में गाबी मारू बहुत ही सीरियस था, लेकिन तामिया उस पर डिसअपॉइंट हो जाता है एज उसे गाबी मारू एक कॉवर्ड लग रहा था। और इस पे फूची भी गाइमारू से पूछता है कि वो किस वजह से इस हद तक जा रहा था। तो गाइमारू उन्हीं तेंसन के बारे में सब कुछ बताता है, जिस पे वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एज वो अभी तक तेंसन को इनकाउंटर नहीं किए थे। तो गाइमारू उनसे हेल्प मांगता है तो ये पार्डन लेके वापस जा सके, जिसके तामिया मान जाता है और तेंसन से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और साथ में तामिया को पार्डन में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो बस इमॉर्टल बनना चाहता, बट एक लिटरल सेंस में नहीं, एज उसके अकॉर्डिंग एक इमॉर्टल बनना बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा। तो तामिया बस एक बड़ी चीज़ अचीव करना चाहता ताकि जनरेशन तक लोग उसके बारे में बात करें और एक लीजेंड बन जाए, और इस तरह उसका नाम कभी भी नहीं मरेगा और एक इमॉर्टल बन जाएगा। और फूची भी इस चीज़ के लिए मान जाता है एज तेंसन की इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और वो उन्हें डाइसेक्ट करना चाहता। तो वो तीनों एक फैक्शन फॉर्म कर देते हैं और तभी मे भी उठ जाती है, बट थोड़ी बड़ी हो गई थी और अब थोड़ी बहुत बात भी कर पा रही थी। तो गाइमारू मई को थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए, और मई से उसकी मिस्ट्रेस पार्कर में पूछता है। और वहीं पे सैंता को तेंसन के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था, तो उसे क्लियर हो जाता है कि वो आइलैंड शंसेंग क्यों नहीं था, एज क्लियरली वो एक मैन मेड रिलीजियस सिस्टम था जिसमें डिफरेंट रिलीजन्स के टर्म को यूज़ किया गया था और डिफरेंट कल्चर की चीज़ों को सुपरफिशियल वे में कंबाइन किया गया था। और ऐसा सेम रिलीजन मुरुमाके ने भी बनाया था। तो इससे एक बात क्लियर थी कि उस आइलैंड का भी एक क्रिएटर था और उनका इंटेंशन था वहाँ पे लोगों को बुलाने का ताकि उन्हें टर्न या फिर एलिक्सर में टर्न कर सकें। तो अगर उनके बारे में पता करते हैं तो उन्हें एलिक्सर के साथ साथ आइलैंड से जाने का भी तरीका पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये थ्योरी ट्रू थी तो इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि क्या वो तेंसन को बीट कर सकते हैं। और साथ ही में यूजुरिया को लग रहा था कि गाइमारू और मई मर चुके होंगे, बट साय के अकॉर्डिंग गाइमारू अब भी जिंदा था और वो आइलैंड पे कोई ना कोई प्लान बना रहा था अपनी वाइफ के पास में जाने के लिए। और वहीं पे गाइमारू सही में ही मई से पूछ रहा था कि वो तेंसन को कैसे बीट कर सकते हैं। तो इस पे मई उन्हें ताओ के बताती है और उन्हें ताओ के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी, बट उन सब के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। और दूसरे हो को भी सबको ताओ बताता है कि ताओ की पावर ऐसी थी जो सभी चीज़ों में फ्लो करती है और वर्ल्ड में सब कुछ ताओ के फ्लो से ही बनता है। और तेंसन भी ताओ की पावर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन सबको भी हो की बात समझ नहीं आ रही थी। और इसके बाद हम शॉन नुरुगाई को देखते हैं, जहाँ पे शॉन नुरुगाई को स्वॉर्ड सिखाने के लिए तैयार नहीं था, एज वो किसी और को मरते हुए नहीं देखना चाहता। तो अकेले ही तेंजा को अवेंज करने का डिसाइड करता है, लेकिन नुरुगाई अब भी फाइट करना चाहती थी। तो शोनो कहती है उसे स्वॉर्ड सिखाने को, एज वो भी किसी को मरता हुआ नहीं देख सकती। तो इस पे समझाता कि चीज़
इतनी ईजी नहीं थी और उसे एक्सप्लेन करता कि वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें थी वो एक यूनिक वेव को प्रोड्यूस करती हैं जिन्हें वो सेंस कर सकता है और इन वेव को यूज़ करके ना सिर्फ सेंस इम्प्रूव होती है बट जो फिजिकल कैपेबिलिटीज़ थी वो भी इन्हांस हो जाती हैं। पर इन वेव को सेंस करने के लिए जो अपने विचार या फिर थाट्स थे उन्हें ऑर्डर में लाना पड़ता है एज अपने थाट्स ना तो फियर्स हो और ना ही ज़्यादा शांत हो। और यही सेम चीज़ मैं और हो को भी एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रही थी एज जो स्टिलनेस से मोशन तक, यंग से यांग तक और स्ट्रॉन्ग से वीक तक की साइकिल थी उसे टाओ की पावर को ड्रॉ किया जाता और जो भी इंसान इस पावर को मास्टर कर लेगा उसी गॉड लाइक बॉडी और स्ट्रेंथ मिल जाएगी। और एक कॉन्सेप्ट था मिडल वे का और इसी मेंटल स्टेट या फिर माइंडसेट को अचीव करना पड़ेगा वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। और इसी माइंडसेट से एक आदमी अपनी नॉर्मल कैपेबिलिटीज़ को भी एक्सीड कर सकता है और फैटल इंजरी को भी सरवाइव कर सकता है। और भले ये चीज़ सीखना इजी ना हो बट फिर भी शॉन फाइनरुगाई को स्वॉर्ड सिखाना शुरू कर देता है। बट तभी वहाँ पे बहुत से सोशन आ जाते हैं जिन्हें शियन ईजिली मार रहा था और उन्हें मारते मारते भी नुरुगाही को चीज़ें सिखा रहा था। और भले नुरुगाही का मास्टर नहीं बन सकता बट नुरुगाही उसे देख के या फिर खुद से प्रैक्टिस करके चीज़ें सीख सकती है। और नुरुगाही भी शॉन के प्रिंसिपल को यूज़ करके मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देती है। बट शॉन को अब भी पता था कि वो टेंशन से अब भी फाइट नहीं कर सकता तो उसे अब भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव या फिर होन करना पड़ेगा उन्हें मारने के लिए। और वहीं पे गायम और तामे के आसपास भी बहुत सी सोशन आ जाते हैं और भले उन ताओ के बारे में कुछ ही पता नहीं चला था पर तामा के अकॉर्डिंग वो इस चीज़ को फाइट के बीच में सही से सीख सकते हैं तो सोशन को मारना स्टार्ट करता है उसकी प्रैक्टिस के लिए। और दूसरे में पता चलता है कि तैंसन था मुदा नाम का उसने पिट को बनाया था जिसमें ह्यूमंस के डाल के वो तान या फिर एलिक्सर बना रही थी। और मुदान के अकॉर्डिंग उससे ह्यूमंस का निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। बट वहीं पे आज़ाद चिबोई अपने साथ साथ अपने भाई तोमा को लेके वहाँ से किसी प्रकार निकल जाता है और वो इंजर्ड था बट फिर भी वो तैंसन को मारना चाहता एज उसे उनकी कमज़ोरी पता चल चुकी थी। एज जब भी तैंसन रीजनरेट करते थे तो उनकी जनरेशन लोअर हाफ से स्टार्ट होती थी तो उनकी वीकनेस ग्रोइन या फिर नेवल एरिया में थी। और इस उनके तो भी इम्प्रेस हो जाता है एज उसके भाई ने ना सिर्फ सिचुएशन को एसेस किया था बल्कि एक प्लान भी बना दिया था। और इसके बाद चिबोई तोमा को एक मॉन्स्टर खिला रहा था ताकि उसे एनर्जी मिल सके। बट तभी वहाँ पे एक दोषी आ जाता है जो कि बातचीत और रीजनिंग के लिए कैपेबल था और वहाँ पे तैंसन के ऑर्डर पे आया था एज तैंसन उनके मास्टर थे और कुछ और दोषी बाकी लोगों पे नज़र रख रही थी। और ये दोषी सोचने से अलग थे एज वो सोच सकते हैं और तैंसन को डायरेक्टली सर्व करते हैं तो एक प्रकार से उनके राइट हैंड मैन थे। और वो दोषी को क्या था वापस से पिट में जाने के लिए पर इस पे चिबोई उस पे अटैक कर देता है और चिबोई की स्ट्रेंथ को देखी दोषी भी सरप्राइज हो जाता और चिबोई प्लान कर रहा था उस दोषी का यूज़ करके तैंसन तक जाने की। पर तभी दोषी वहाँ पे सोशन को समन कर देता लेकिन तोमा सभी सोशन को मार देता और चिबोई उससे फाइट कर रहा था लेकिन चिबोई ताव को यूज़ नहीं कर सकता तो दोषी उसे ओवर पावर कर रहा था और लास्ट में उसे स्टैब कर देता जिससे चिबोई ज़मीन पे गिर जाता और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का काफ़ी सही था एज इस एपिसोड में तामी और गाबी मारू एक टीम फॉर्म कर देते हैं और इसमें मे भी थोड़ी बड़ी हो जाती हैं जो कि बात भी कर पा रही थी और ये बड़ी क्यों हुई ये अभी तक क्लियर नहीं है। और इस एपिसोड में मैं और हुको बाकी ताकत बता रही थी बट किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वहीं पे शॉन बातें कर रहा था जो कि ताओ के बारे में थी बट तो खुद भी आइडिया नहीं था कि वो ताओ की बातें कर रहा था
और ताओ यिंग से यांग की साइकिल से रिलेटेड था और साथ में मिडल वे से भी था। सबसे ज़्यादा इसके सागरी थी एज वो भी कोई साइड चूज़ नहीं करती बल्कि मिडल वे में जाती हैं, जिसका हिंट हमें बहुत पहले मिल चुका था। और साथ में हम देखते आज़ा ब्रदर्स को जो कि पिट से निकल जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें दोषी मिलता है और ये दो सोशिन से बहुत ज़्यादा अलग और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और लास्ट में वो चिबोई को भी स्टैप कर देते हैं। बट ऑब्वियसली चिबोई के पास में एनिमल इंस्टिंक्ट है, तो शायद वो भी ताओ को सीख जाए। तो आपसे हम नेक्स्ट में मिलते हैं, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।